शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने से होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मित्रों, तो अभी तक आप लोगों ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में प्रकाश के गुण तक आप लोग देखे थे। प्रकाश का गुण तक देखे थे। प्रकाश का गुण, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना में पिछले वाले वीडियो में। और आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति जागृत होती है। और आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन देखने से पहले बच्चों हम एक बात देखेंगे कि परावर्तन असल में परावर्तन है क्या? परावर्तन क्या है? तो परावर्तन बोले तो बच्चों, परावर्तन मतलब अगर मान लीजिए बॉल एगो लेते हैं और उसे किसी दीवार पे फेंकते हैं। बॉल लेते हैं, उसे दीवार पे फेंकते हैं। बॉल लिए, उसे दीवार पर फेंके। बॉल लिए, दीवार पे फेंके, तो वही बॉल फिर से टकरा कर वापस आती है। और इसी टकरा के वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अगर मान लीजिए एगो बॉल लिए और दीवार पे फेंके और वो वापस आती है, आप लोग देखते होइएगा, तो वापस आती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। मतलब कि किसी पदार्थ से टकरा कर वापस आने की क्रिया को क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। परावर्तन समझ गए होंगे बच्चों। चलिए, परावर्तन समझ गए तो आगे हम बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। जब देखिए एक बॉल लिए थे और उसे दीवार पर फेंके थे, और तो बॉल दीवार से टकरा कर वापस आई थी। तो दीवार से टकरा कर आई थी वापस क्या चीज़? बॉल। तो बॉल वापस आई तो बॉल का परावर्तन। अगर उसी प्रकार कोई प्रकाश की किरण है और वो प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से टकरा कर वापस लौट रही है, तो इसे क्या कहेंगे? अगर बॉल टकरा कर लौटे तो बॉल का परावर्तन, और प्रकाश अगर टकरा कर लौटे तो क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अगर बॉल वापस लौटे तो बॉल का परावर्तन, प्रकाश अगर वापस लौटे तो क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? कि मतलब कि बोले सिंपल भाषा में बोले तो प्रकाश के मतलब कि किसी पदार्थ से प्रकाश के टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और मतलब कि अगर लिखना हो, अगर आप लोगों को परिभाषा, तो लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच पदार्थ के टुकड़े से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई हुई रहती है। मतलब कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अभी जो गमन कर रही है वह मतलब ये हवा माध्यम में गमन कर रही है और टकराई थी ठोस माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हैं शीशा कौन माध्यम में? ठोस माध्यम है। ठोस माध्यम से टकराकर पुनः हुआ देख सकते हैं हवा माध्यम में ही लौट गई। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी पदार्थ के टुकड़े से टकराकर, कांच के टुकड़े से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बोले तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम के किसी पदार्थ से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई रहती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन इसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का गुण क्या, कौन कौन से गुण हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, 2 गुण होता है जिसे हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं ये है एक कांच पदार्थ का टुकड़ा है। कांच पदार्थ का दर्पण है, एक मान लेते हैं दर्पण है, और जो एक तरफ से रजित किया हुआ है। रजित बोले तो पेंट किया हुआ है। रजित बोले तो पेंट किया हुआ है। और इस पर एक यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य है, जहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ आती है, आ रही है, तो ये चारों दिशा में फैल रही है।
समझ लिए। तो यहाँ पे आई, तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। आई प्रकाश की किरण, और यहाँ पे टकराए, जिस बिंदु पे टकराए उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे टकराएगी, दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश टकराएगी उसे आपतन बिंदु बोलेंगे। और पुनः यहाँ टकराने के बाद परावर्तन की क्रिया होगी, तो प्रकाश फिर उसी दिशा में लौट जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से वह आई है। तो जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण। तो देख चुके हैं आप लोग, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। और यहाँ पे देखिए, इस पर हम आपतन बिंदु पर एक हम लंब डाल रहे हैं। लंब डालेंगे जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब। अभिलंब। जो यहाँ पे लंब है इसको बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब। तो अभी तक देख चुके हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा अभिलंब। अभिलंब देख चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको कोण आई से सूचित किया जाता है तथा इस कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। पहले वाले कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसको आई से सूचित करते हैं तथा इसको कहते हैं आपतन कोण बोल सकते हैं। इसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण। आपतन कोण बोलते हैं। तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है कोण आर, उसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण भी आप लोग समझ गए होंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण भी समझ गए। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख सकते हैं, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, या तो ऊपर वाला तल में होगा या फिर नीचे वाला तल में होगा। तो बोले तो एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम में लिख लीजिएगा आप लोग कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम बच्चों, दूसरा नियम यह है कि जो परावर्तन की क्रिया में जो कोण आई और कोण आर बन रहा है, कोण आई और कोण आर जो बन रहा है वो आपस में बराबर होते हैं। वो आपस में बराबर होते हैं। तो पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम कि कोण आई कोण आर के बराबर होते हैं। मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम हम लोग देखे हैं कि कोण आई बराबर कोण आर है, जिसे हम लोग साइन आई बटा साइन आर से सूचित किया जाता है, जिसे हम लोग स्लोप भी कहते हैं। स्लोप भी कहते हैं। और यहाँ देख लीजिए, कोण आई का पूरा नाम होता है इंसिडेंस एंगल। कोण आई बराबर इंसिडेंस एंगल और कोण आर बराबर रिफ्लेक्शन एंगल। कोण आई बराबर इंसिडेंस एंगल, कोण आर बराबर रिफ्लेक्शन एंगल। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या होता है? तो दर्पण आप लोग देखते होइएगा, आपके घर में भी हो सकता है, आप सबके घर में होता है दर्पण। दर्पण सबके घर में दर्पण होता है ही कि नहीं? चलिए दर्पण देखें तो कांच पदार्थ का वैसा टुकड़ा, कांच पदार्थ बोले तो शीशा मतलब आईना, कांच पदार्थ का बना वैसा टुकड़ा जिसका परावर्तक मतलब कि एक पार्ट रजित किया होता है तथा दूसरा पार्ट से परावर्तन होता है। जैसे दर्पण समतल भी हो सकता है, गोलीय भी दर्पण हो सकता है,
दर्पण इस टाइप का भी हो सकता है, जिसका कोई भी भाग रजित किया हो सकता है। तो दर्पण बोले तो कांच पदार्थ का बना वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग रजित किया होता है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण देखिए तो दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हो गया, पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण आगे पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण हम लोग आगे बढ़े। गोलीय दर्पण बोले तो गोला समझ सकते हैं एक सिंपल भाषा में, और समतल दर्पण, समतल दर्पण मतलब कि समझ सकते हैं समतल, समतल कहा जा रहा है मतलब कि समझ सकते हैं आप सीधा हो सकता है। तो कांच पदार्थ का बना हुआ ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह देख सकते हैं ऊपर से है, नीचे से रजित किया हुआ है। परावर्तक सतह समतल हो या सीधा हो, एकदम प्लेन हो, जिसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण बोले तो कांच पदार्थ का बना हुआ ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह समतल हो या सीधा हो। चलिए बच्चों, तो अभी तक देख लिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, और इसके बाद देखेंगे समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण, अगला टॉपिक लिख लीजिएगा, समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण। तो पहला नंबर में लिखेंगे समतल दर्पण के गुण। तो पहला नंबर में देखे थे इससे पहले कि इस प्रकाश की किरण जब आ रही है तो इसके बीच बना जो आपतन कोण है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे पहला नंबर हो सकता है कि समतल दर्पण में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा नियम आप लोग लिख सकते हैं कि पहला लिख लीजिए, समतल दर्पण में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम लिख सकते हैं, समतल दर्पण पर पड़ने वाले आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही रेखा में होते हैं। तो लिख सकते हैं आप दूसरा नंबर। चलिए, पहला नंबर गुण देख चुके हैं समतल दर्पण के कि समतल दर्पण में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा नियम देखेंगे कि समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे लौट जाती है। पुनः उसी पथ पे
पथ पर लौट जाती है, लौट जाती है। तो बच्चों आप लोग लिखते रहिएगा और आगे हम मिटाते जाएंगे। लौट जाती है मतलब देखिए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे दर्पण है और दर्पण पे प्रकाश की किरण आ रही है, जब यहाँ से आती है तो यहाँ पे वापस लौटती है और ये अभिलंब है। अगर मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो यहाँ से आएगी तो कहाँ पे लौटेगी, यहाँ पे लौटेगी। अगर मान लीजिए यहाँ से आएगी तो कहाँ पे लौटेगी, यहाँ पे लौटेगी। अगर मान लीजिए अभिलंब पे ही आएगी तो यह इसी पर लौट जाएगी, अभिलंब पे आएगी तो इसी पे लौट जाएगी। तो इस पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों हो सकते हैं एक ही। तो यही है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है, पथ पर लौट जाती है। और दूसरा नंबर हो चुका है, तो आप लोग लिख सकते हैं। तब तक हम ऊपर से मिटा रहे हैं। दूसरा नंबर देख चुके हैं आप लोग। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्या है। तो तीसरा नंबर देखेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है, प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं कि 2 मीटर पर, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु दर्पण से 2 मीटर पीछे खड़ा है, 2 मीटर, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के 2 मीटर पीछे ही बनेगा। तो इसी को कहते हैं दर्पण, समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। आप लोग भी देखते होइएगा आईना में तो पता चलता होगा। तो तीसरा नंबर देख सकते हैं आप लोग, तीसरा नंबर। तो दूसरा नंबर समझ गए, समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। तीसरा नंबर देख चुके हैं। तो चौथा नंबर देखेंगे। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक और सदैव काल्पनिक और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। देखे तो आप लोग देखते होइएगा आईना में भी, तो देखते होइएगा कि उसमें जो काल्पनिक है उसको किसी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, वो काल्पनिक होता है। और उसमें देखते होइएगा कि वो वस्तु के जितना आपका हाइट होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसी को कहते हैं वस्तु दूरी, वस्तु के बराबर होता है उसका प्रतिबिंब। तो आगे देखेंगे 5वां नंबर हम लोग, कि 5वां नंबर में क्या होता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व प्रतिबिंब बोले तो आप लोग आईना में देखते होइएगा, तो आप आईना में अपना दायां हाथ उठाइएगा या दायां हाथ से खाइएगा, तो आईना में देखिएगा कि वो बायां हाथ से लग रहा होगा। लगता है ऐसा कि जैसे कि बायां हाथ से खा रहा है या बायां हाथ उठाए हुए हैं। तो इसी गुण को, दर्पण के इसी गुण को क्या कहते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। तो 5वां नंबर आप लोग लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो 5वां नंबर आप लोग देख लिए कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो आगे हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्या है। तो 6ठा नंबर में देखेंगे हम लोग कि 6ठा नंबर में देखेंगे कि समतल दर्पण में
समतल दर्पण में जो होता है उसका, समतल दर्पण का किसी समतल दर्पण का ले सकते हैं, उसका जो होता है फोकस दूरी आगे पढ़ना है, तब तक आप लोग नियम लिख सकते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी जो होती है अनंत पर बनती है। कहाँ बनती है? अनंत पर। अनंत पर बोले तो जिसका अंत नहीं हो, अनंत पर बनती है, अनंत पर बनती है। छठा नंबर आप लोग लिख चुके हैं कि किसी समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है अनंत पर बनता है। और छठा नंबर देखेंगे, सातवां नंबर, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है इसका मान जो होता है 0 होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान 0 होता है। ये सब 0 होता है। ये सब आप लोगों को आगे पढ़ना है तो अगले वीडियो में हम सभी लेकर आएंगे। होता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो चलिए आप लोग, आई होप आप लोग ऊपर का समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो आगे का गुण देखते हैं। छठा नंबर 7वां नंबर तक आप लोग देख लिए हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान 0 होता है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं कि क्या है। तो 8वां नंबर हम लोग देख लेते हैं, तब तक उतारते रहिए। 8वां नंबर देखते हैं कि 8वां नंबर आखिर क्या है गुण। 8वां नंबर गुण देखे तो दो आप लोग देखते होइएगा, कभी कभी आप लोग सैलून में जाते होइएगा तो हजामती करवाते समय आप लोग देखते होइएगा कि जब दो आमने सामने 2 आईने रखे होते हैं, समतल दर्पण और आमने सामने जब रखे होते हैं तो उसमें देखिएगा कि आप लोगों का तस्वीर धीरे धीरे आगे की तरफ देखिएगा बन रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, कि मतलब कि उसका जो कभी अंत नहीं हो रहा है। तो उससे हमें पता चला कि जब दो जब 2 समतल दर्पण आमने सामने समानांतर में रखे हो तो उसमें जो बना प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब अनंत होता है। अनंत बोले तो मतलब कि इतना, मतलब कि जब खत्म नहीं हो। तो हमें आया कि 2 समतल दर्पण जब समानांतर रखे हो तो इसमें बना प्रतिबिंब जो होता है अनंत होता है। तो 8वां नंबर हम लोग देखेंगे कि 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच, 2 समानांतर लिख लेते हैं, 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब अनंत होती है। तो 8वां नंबर हम लोग देखिए कि 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है अनंत होता है, उसकी संख्या अनंत होती है।